वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। यानी कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्केन को। तो अब हम बात करेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एल्कीन्स बिलोंग्स टू दी क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जैसे कि हम एल्केन के बारे में बात करें, है ना, एल्केन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक जैसे कंपाउंड लेते हैं, चेन जैसे एक बनाते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इसमें क्या था, एल्केन में, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते थे, एल्केन बोलते थे। अब क्या है एल्कीन। एल्कीन्स में क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, है ना। अब एक और आप लोगों को चेन बनाकर बताते हैं कि थोड़ा सा जैसे कि समझने वाला है। जैसे कि देखिए CH3 बॉन्ड CH2 और क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिख लें CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो इतने में तो देखिए सिंगल ही बॉन्ड है और इसमें केवल दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला इसमें नहीं है। देखिए हमने कहा कि केवल कार्बन और कार्बन, ये नहीं कहा कि सब में लगा हो डबल बॉन्ड, है ना। सब में की बात नहीं हो रही, केवल दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, है ना। तो उसे ही क्या बोलते हैं, एल्कीन, है ना। तो आप लोग इतना समझ गए। इससे ये नहीं मायने रखता कि मतलब हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, नहीं, कोई दो कार्बनों के बीच में लगा होना चाहिए। देखिए इतने में लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन्स हो जाएगा। इससे नहीं मतलब है ना। तो इसको भी क्या हम बोलते हैं, एल्कीन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए, है ना। तो हेंस दे आर आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड होता था, अनसैचुरेटेड में क्या होता था, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगता था, है ना। तो ये क्या होता था हमारा, अनसैचुरेटेड। आप देखिए दी जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स CnH2n। अब देखिए एल्केन में क्या होता था कि उसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2 था। इसमें सिंपल सा है CnH2n, है ना। तो देखिए CnH2n। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाला है ना, इस जनरल फार्मूला में। तो देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन्स होते हैं, है ना, तो उसमें कम से कम दो कार्बन होने ही चाहिए, है ना। यानी कि n की जगह पर दो होने चाहिए। अगर हम यहीं पर n की जगह पर हम 1 पुट करें तो देखिए ऐसा तो संभव होगा ही नहीं, है ना। ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होगा जैसे कि C1H2n, यानी कि CH2 होगा ही नहीं। जैसे कि देखिए C के पास कितने कार्बन है यहाँ पे, दो। तो आप लोगों को तो पहले ही पता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, है ना, हाइड्रोजन के, तभी तो होगा। तो इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, है ना। ये यहीं पर हम बात करें कि जैसे कि अब n की जगह पर हम कितना पुट करें, 2, तो देखिए क्या बनेगा, C n की जगह पर 2, H2 इंटू 2, तो C2H4। यानी कि इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे बनेगा कुछ, है ना।
इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा, इसका क्या नाम है, एथीन, है ना। तो सिंपल सा है। तो अब देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट मेंबर और द स्मॉलेस्ट एल्केन्स इज एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, है ना। आल्सो नोन एज इथाइलिन, यानी कि जो हमारा एल्कीन्स होता है इसको हम और भी नाम से जानते हैं, यानी कि इथाइलिन के भी नाम से भी जानते हैं ना। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, है ना, ओलेफिन्स के भी नाम से जानते हैं हम, है ना। अब एल्केन को किसके नाम से जानते थे, पैराफिन के नाम से। अब एल्कीन्स को ओलेफिन्स के नाम से भी जानते हैं ना। अब एग्जांपल इसका देखिए, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, है ना, ब्यूटीन हो गया ना, ETC। देखो अब बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, तो देखिए लिखा हुआ है एल्कीन्स आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू एल्केन्स। यानी कि सिंपल आप लोग समझिए कि जैसे कि ये एल्केन है CH3 बॉन्ड CH3, है ना, ये एल्केन है, तो इसमें ये जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये काफ़ी क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना। अब स्ट्रांग होता है तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफ़ी केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। इसको ज़्यादा हीट करने पर ही ये क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं, है ना। अब देखिए हम बात करें कि एल्कीन के बारे में, है ना, एल्कीन के बारे में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें जो पहला वाला बॉन्ड है ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब देखिए जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है ना। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। तो जो ये वीक बॉन्ड है ना, इसमें आप लोग थोड़ा सा समझिए, जैसे कि ये डबल बॉन्ड हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड में समझिए, ये जो पहला वाला है ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, है ना। तो ये जो होगा ये काफ़ी स्ट्रांग होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। अब जब ये वीक बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, है ना, और जिससे रिएक्शन दे देगा, है ना। तो देखो एल्कीन्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अब एल्कीन्स किसमें ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि देखो जितने भी मोर रिएक्टिव होंगे, यानी कि ये जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स मोर रिएक्टिव होंगे। अब देखो ये जब जल्दी से जब ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जब रिएक्शन दे देगा तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होंगे। अब जब ये मोर रिएक्टिव होंगे, यानी कि देखो जब जितने भी ज़्यादा ये मोर रिएक्टिव होंगे, है ना, उतने ही क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। अब इसमें से जो देखो एल्केन्स होते हैं वो लेस स्टेबल, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 5 रुपये हैं, और देखिए ये 10 जो है ना ये 5 से तो ज़्यादा ही है ना, यानी कि तब भी ये क्या है, कम है 10 से, है ना। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। अब देखिए उसमें से भी कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हालांकि ये जो एल्केन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें से भी कौन सा मतलब ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है, इन 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। तो देखिए डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेशंस, है ना। अब ये जो तीनों कंडीशन दी हुई हैं इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। तो अब बात करें हम डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तो देखिए लिखा हुआ है मोर दी सब्स्टिट्यूएंट्स
mainly alkyl group attached to the double bonded कार्बन मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। यानी कि इस देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी हो गए, है ना, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे ये, मोर स्टेबिलिटी। अब देखिए इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी CH3 जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी CH3 जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ भी क्या जुड़ा है, CH3। तो ये क्या होंगे, मोर स्टेबिलिटी, है ना। देखिए ये ज़्यादा होंगे, है ना। तो अब इसके साथ देखिए इस कार्बन के साथ केवल एक ही एच जुड़ा हुआ है, एक ही मतलब अब सब्स्टिट्यूएंट्स कम ही जुड़ा हुआ है, तो ये कम स्टेबिलिटी होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसके अपेक्षा क्या है, कम है ना। तो देखिए इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है और इसमें कम है, यानी कि जब इस कार्बन के साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी ऐड होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबिलिटी होंगे, है ना। तो इसके बाद देखिए लिखा है ओरिएंटेशन, ट्रांसफॉर्म द एल्केन्स आर मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म हैव opposite orientation of alkyl groups on double bonded carbon atom। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि किस फॉर्म क्या होता है और सिस फॉर्म क्या होता है और ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए जो सिस फॉर्म होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक हो गया सिस फॉर्म और यहाँ पे हो गया ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन, यानी कि ये डबल बॉन्ड हो गया, यानी कार्बन के दोनों तरफ यानी एक ही साइड क्या जुड़ा हुआ, CH3 जुड़ा हो, है ना, इधर भी CH3, है ना, और इधर H जुड़ा हो, इधर H जुड़ा हो, यानी कि एक साइड CH3 जुड़ा हो और एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हो, है ना। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, सिस फॉर्म में तो ये हो गया यानी कि एक ही तरफ जुड़ा हो। अब ट्रांसफॉर्म में क्या हो, यानी कि देखिए ये हो गया, अब एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो और इधर क्या जुड़ा हो, CH3, है ना। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा सिवाय सिस फॉर्म के, है ना। देखिए क्योंकि अब इसमें जो यानी कि इसका जो वैलेंस है वो इधर कम है और इधर ज़्यादा है ना। इसमें जो है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर ही बराबर है ना, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, ऐसे भी बात करें तब भी देखिए बराबर है ना। इसमें एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है ना। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। अब बात करें कंजुगेशन का, कंजुगेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एल्कीन्स। इसमें क्या होता है कि कार्बन के एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आना चाहिए ना। तो देखिए इस कार्बन के पास क्या आ जाए, यानी कि इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, इसमें इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कार्बन हो गया, इसके बाद देखिए दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो दूर हो गया, है ना, यानी कि दूरी पर चला गया, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड या अनकंजुगेटेड एल्कीन्स, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। यानी कि ये कभी कभी एग्ज़ाम में लॉन्ग में पूछ लेता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स क्या होता है। तो मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन 1s ऑर्बिटल्स combines with 2p orbitals to form new hybrid orbitals of same size, shape and energy, then this type of hybridization is known as sp2 hybridization।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब वन यस यानी कि एक यस 2p के साथ कंबाइन करता है तो हमारा क्या बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, दी कार्बन्स ऑफ सिंपलेस्ट इथेन सॉ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इथेन के कार्बन होते हैं ना, वो sp2 के क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। देखिए हम इथेन का जैसे कि हम बात करें कि ऑर्बिटल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो मैंने पहले डिस्कस किया था एल्केन्स में, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि यस वाला जो ऑर्बिटल था, यानी ग्राउंड स्टेट से यस वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता रहा था, इस एक्साइटेड स्टेट में आ जाता था, है ना। तो ये कंबाइन होकर यानी कि ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते थे, हाइब्रिडाइज स्टेट बनाते थे। अब इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिए, यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इथेन हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s2 वाला है ना। ये 2p वाला है ना। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें सिंगल सिंगल। तो जो 2p वाला है ना, ये तो 2p वाले में क्या होगा, इसका नाम कैसे लिखते हैं, 2px, है ना, 2py और 2pz। यानी कि अब जब एल्कीन वाले में जब ग्राउंड स्टेट से मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जब दोनों ये कंबाइन होंगे तो हाइब्रिडाइज कैसे बनेंगे, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी कि जब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे तो क्या होंगे, ये जो है ये 2p बना रहेगा, है ना, यानी कि ये 2p ही रहेगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये जो है जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये 3 बनाएगा, है ना, यानी कि ये ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि 2p ये भी रहेगा, 2p ये भी रहेगा और 2p ये भी रहेगा। और जो 2z वाला है यानी कि z वाला pz वाला है ना, ये ऐसे ही बचा रह जाएगा, है ना, अलग ही बचा रह जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2, है ना। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का, है ना। तो इथेन का मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो यहाँ तो समझ में आएगा नहीं आपको। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, यही तो लिखा हो, यही तो बना हुआ है। देखिए यहीं पर समझिए आप लोग, जैसे कि ये C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, है ना। अब इसके साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ H, यहाँ H। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया है, देखिए ये C हो गया और ये C हो गया, अब इसके बीच में ऐसे बना हुआ है ना, इसे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग, है ना। देखिए अब ये क्या हो गया, ऐसे बना है, ये भी ऐसे बना हुआ है ना, ये भी ऐसे बना है और ये भी ऐसे बना हुआ है। अब देखिए जो sp2 होता है स्ट्रक्चर, यानी कि sp2, है ना, तो इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, कैसे होता है, ट्राइगोनल होता है, यानी कि ऐसे, है ना, ट्राइगोनल, कुछ ऐसा ही होता है, ट्राइगोनल, है ना। तो देखिए अब इसके साथ ओवरलैपिंग यानी हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ पे, है ना, ऐसे स्फेरिकल की तरह, स्फेरिकल। तो देखिए ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये जो बना हुआ है ये, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, लेकिन ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ये तो यहाँ पर 2 होते हैं, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड गया कहाँ, है ना। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो हमारा पाई बॉन्ड है वो क्या होता है ना, जैसे कि देखो ये इसमें देखो यहाँ पे sp2 में, है ना, sp2 में क्या है, ये तो आ गए हैं, जैसे कि तीनों हाइड्रोजन हो गए हैं, आ गए हैं इसमें। देखिए एक तो ये हो गया, है ना, एक ये, यानी कि 3 इधर हो गए,
एक ये दे, एक ये दे, एक ये दे, यानी कि 3 ये तो हो गए। लेकिन अब जो बचा हुआ है हमारा कौन सा, PZ वाला, है ना। तो PZ वाला यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, है ना, पाई बॉन्ड। देखो इसका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। अब ये अपने में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना, ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि दोनों अपने में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। देखो कुछ ऐसे ही होंगे ना यार। अब हालांकि इसको मेनली ऐसे तो दिखा नहीं सकते कि एक ही दोनों में सटे हों, लेकिन कुछ ऐसे ही दिखा देते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे देखो कार्बन कुछ यानी कि ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे कुछ मतलब ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं ना। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो जो इसके बीच कोण बनता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है ना। आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता सकूं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।